दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। निवेश में आज हम बात करेंगे बैंक, बचत और बाज़ार के बारे में। क्योंकि निवेश का कोई भी ज़रिया हो, किसी भी तरह से आप निवेश करें या कोई भी आर्थिक व्यवहार करें, उन सब का रास्ता बैंक से होकर ही गुजरता है। बैंकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो मार्केट हो, हमारा मतलब है शेयर मार्केट हो, या आपके दूसरे वित्तीय व्यवहार हों। और निवेश और बैंक में किस तरह से एक सामंजस्य है, इस विषय पर आज हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं श्री ओपी बुदोलिया जी। नमस्कार दोस्तों। बुदोलिया जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओपी बुदोलिया जी रिटायर्ड एजीएम हैं कैनरा बैंक से, और शेयर मार्केट पर निवेश के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हैं पंकज कृष्णानी जी। पंकज जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वित्तीय विशेषज्ञ हैं। दर्शकों, आप भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से टेलीफोन के माध्यम से। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 2660049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है, और भोपाल के बाहर के जो दर्शक हैं वो यहाँ का STD कोड 0755 लगाकर 2660049 नंबर डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए, और निवेश और बैंक से संबंधित जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं सीधे आप फ़ोन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बुदोलिया साहब आपसे ही। जी हाँ, बिल्कुल इरशाद। बैंकों पर भरोसा तब भी था, बैंकों पर भरोसा अब भी है। मैं बात कर रहा हूँ हमारी पीढ़ियों की, यानी कि बैंक हमारे एक परंपरागत और भरोसेमंद एक ऐसा क्षेत्र रहा है, पैसे रखने के लिए, आदान प्रदान के लिए, निवेश के लिए, हर तरह से। इसका कारण कि बैंकों पर भरोसा अटूट है। इस समय बैंकों में क्या एक आद्यतन परिवर्तन हुए हैं और किस रूप में वो अपने ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, और आप काफ़ी पीछे ले गए हैं अपनी बात को। आपने सही कहा, बैंकों के ऊपर लोगों का भरोसा आज भी विद्यमान है, क्योंकि बैंक उनके ग्राहकों का दुख सुख का साथी होता है। समय आने पर उनकी हर प्रकार से मदद की जाती है। अब अगला प्रश्न आपका ये था कि क्या परिवर्तन हुए हैं इसमें। तो देखिए, बैंकिंग की जो प्रिंसिपल्स हैं, मूल रूप से जो सिद्धांत हैं, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और तभी क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तभी भी आज इनकी विश्वसनीयता विद्यमान है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूर चेंजेस हुए हैं। पहले मैनुअल बैंकिंग होती थी, आज डिजिटल बैंकिंग होने लगी है, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होने लगा है, जिसके कारण बैंकिंग फास्ट हो गई है। पहले हम जब पैसे ट्रांसफ़र करना पड़ते थे तो ड्राफ्ट के द्वारा पैसे ट्रांसफ़र होते थे, चेक का यूज़ किया जाता था। आज पैसे ऑनलाइन आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं हो अपनी बैंक की ब्रांच जाने के लिए। बिल्कुल सही कहा कि एक समय था कि जब ग्राहक बैंक के दरवाजे पर जाता था, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में आज बैंक आपके दरवाजे पर है, और उसका भरपूर उपयोग हो रहा है। काफ़ी लोकप्रिय है ये व्यवहार, ऑनलाइन व्यवहार होता है। चलिए हम आगे बातचीत आपसे जारी रखेंगे। पंकज जी, बचत और निवेश, बैंक हमें प्रेरित करता है बचत के लिए, या आपने बचत की, उसको बैंक में जमा किया, और एक अच्छी जो बचत हो जाती है, एक धनराशि इकट्ठा हो जाती है, उसको निवेश करना एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स का काम होता है। तो अक्सर लोगों में थोड़ी सी ये धारणा रहती है कि बचत और निवेश एक ही है। आप क्या मानते हैं, इनमें कुछ फ़र्क होता है? जी बिल्कुल, 100% फ़र्क होता है। हाँ। बचत अलग है, निवेश अलग है। बचत वो है, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, बचत करने में हमारे देश के लोग सबसे आगे हैं। शुरू से हम लोगों को शुरू से सिखाया गया है कि बचत करना चाहिए। आपकी सैलरी जो भी है या आपकी इनकम जो भी है उसमें से बचत इतना करना पैसा, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन में जी समाहित है। बिल्कुल संस्कृति पंकज जी, है। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके प्लीज हैं, उससे प्लीज हम चर्चा जारी रखेंगे। नंदस्वरूप मिश्रा जी। जी। हेलो हेलो जी, नंदस्वरूप जी, स्वागत है। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप नमस्कार मिश्रा हूँ, बाराबंकी गाँव मेरा बसोली पड़ता है। मैं जी। जानना ये चाहता हूँ कि बैंक में जो पैसा हम लोग जमा करते हैं कौन से खाते से, जिसमें हमारा पैसा सुरक्षित हो और किसी प्रकार की इसमें हानि न हो। जी बुदोलिया जी। मिश्रा जी, आपकी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूँ कि बैंक में जो भी आपने पैसा रखा है अपना, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, कहीं नहीं जाएगा वो पैसा। और आप जब भी उस पैसे का उपयोग करना चाहेंगे उपयोग कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके द्वारा कहीं किसी प्रकार की ऐसी गलती ना हो जिसके कारण आपका पैसा
जो फ्रॉड करने वाले हैं आजकल, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, डिजिटल फ्रॉड करते हैं, वो उसका उपयोग ना कर सकें, या हम ये कहें कि आपकी जानकारी का दुरुपयोग ना कर सकें। तो एज ए बैंक कस्टमर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस प्रैक्टिस को, गुड बैंकिंग प्रैक्टिस कहलाती है, उस नॉर्म्स को फॉलो करें, उनके नियमों का पालन करें। बिल्कुल सही है नंदस्वरूप जी। आजकल आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो सुविधाएं बढ़ी हैं, उसके साथ हमारी सतर्कता और सावधानियां की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पंकज जी, हम बात कर रहे थे बचत और निवेश के बारे में। निवेश के बारे में यही मैं, जैसे बचत और निवेश बिल्कुल अलग अलग है। हाँ। बचत हम लोग जो अपने इनकम में से, अपने जो भी अपनी कमाई है उसमें जो पैसा बचा के रखते हैं उसको बचत कहते हैं, लेकिन उसको निवेश नहीं कहेंगे। निवेश वो चीज़ है जो आप अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कुछ भी आपका फ्यूचर फाइनेंशियल गोल हो, उसके लिए आप जो पैसा बचाते हैं लंबे समय के लिए, चाहे तो आप वो उसको बैंक एफडी कर सकते हैं, मासिक निवेश आरडी के रूप में कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर आप में थोड़ी रिस्क लेने की कैपेसिटी हो और आप लंबे समय के लिए जाना चाहो तो शेयर मार्केट में कुछ अच्छे स्टॉक्स ले सकते हैं, या म्यूचुअल फंड के थ्रू, जो आज के समय में सबसे अच्छा तरीका मैं मानूंगा। अगर आप लंबे समय के लिए आपके पास पैसा है, कुछ पैसा निवेश कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे म्यूचुअल फंड्स के अच्छी अच्छी स्कीम्स में, वो भी पूरी जानकारी लेकर, बिना जानकारी के नहीं, पूरी जानकारी के साथ अच्छे म्यूचुअल फंड्स की अच्छी स्कीम्स में आप लंबे समय के लिए, लंबे समय से मेरा मतलब रहेगा कम से कम 5 साल और उससे ज़्यादा, इससे कम के लिए आप इक्विटी में ना जाएं तो ये हमारी सलाह रहती है। इक्विटी मतलब शेयर बाजार में इससे कम के लिए ना जाएं तो अच्छी बात है। कम समय के लिए आप बैंक एफडी में जा सकते हैं, या बहुत सारी डेट स्कीम रहती है, डेट म्यूचुअल फंड की स्कीम रहती है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की स्कीम्स रहती है जिसमें डेट मार्केट रहता है, वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और लंबे समय के लिए 5 साल से ज़्यादा के लिए आप इक्विटी स्कीम्स में जाएँ, वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और देखिए, अगर आपको एक चीज़ होती है इन्फ्लेशन, महंगाई, अगर महंगाई को बीट करना है, इन्फ्लेशन को दूर भगाना है, तो बचत को निवेश में बदलना पड़ेगा आपको। बचत जो रहती है, जैसे मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, तो कई लोगों का एक बहुत बड़ा अमाउंट ना उनके सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है। सेविंग अकाउंट में एक निश्चित बहुत कम दर का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है। तो अगर आपको लगता है कि ये मेरा पैसा साल 2 साल में कभी भी यूज हो सकता है, तो आप साल 2 साल शॉर्ट टर्म की एफडी कर सकते हैं बैंक में जाकर, ठीक है ना, या किसी डेट म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, जहां पर आपको इन्फ्लेशन के बराबर का रिटर्न मिल जाएगा। मैं अगर कुछ फिगर बोलूं तो 6-7% के आराम से रिटर्न मिल जाते हैं। और अगर आपको लगता है ये पैसा मैं 5 साल 10 साल या लंबे समय के लिए कर सकता हूं, तो आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड की स्कीम में, अच्छे इक्विटी स्कीम्स में लगा सकते हैं। वहां पर आपको रिटर्न्स जो है इन्फ्लेशन को बीट करेंगे। जो पिछले 15-20 साल की अगर मैं बात करूं, तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न 12 से 15% तक बने हैं लंबे समय में। तो और जो इन्फ्लेशन है लगभग 7% के आसपास बना रहता है। जो महंगाई है, आप इन्फ्लेशन को इस तरह से समझ सकते हो, आज जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीद सकते हो, अगले साल उसके लिए आपको 106 या 107 रुपये देने पड़ेंगे। और आपकी जो बचत रहेगी, समझ लो वो पैसा घर में पड़ा है, तो वो तो 100 के समझ लो 95 रुपये हो गए आपके, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसको कहीं सही जगह पर निवेश करते हैं, जो महंगाई को बीट करता है, इन्फ्लेशन को दूर भगाता है, तो आप उसको सही इस्तेमाल करते हो, सही निवेश करते हो, लंबे समय में वो आपको अच्छे रिटर्न्स देता है। बिल्कुल सही है आपका मैं थोड़ा निवेश। सप्लीमेंट करता जी हूँ जी इनकी बात जी। को। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। बचत और निवेश इन्होंने कहा अलग अलग है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ थोड़ा सा इसको यूँ लीजिए कि निवेश जो है बचत का एक एक्सटेंशन है, और ये एक्सटेंशन इस प्रकार से है, इन्होंने उस चीज़ को दूसरे रूप से प्रेजेंट किया है। देखिए, बचत वो है जो आपके समय समय के करंट खर्चों के लिए आपको जिसकी आवश्यकता पड़ती है, और जब आप निवेश में जाते हैं तो आपके कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आकस्मिक आपातकालीन खर्चे होते हैं, जिनके लिए हमें सेविंग करना है। और उसके बाद दीर्घकालीन खर्चे, जो बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, मकान खरीदना, इनके लिए जो दीर्घकालीन जो हमारे खर्चे हैं, उनके लिए हमें दीर्घकालीन बचत करना, निवेश करना, जो उसके लिए जो बचत है वो निवेश कहलाएगी। और वो निवेश के लिए जो सबसे अच्छा और सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही कहा, म्यूचुअल फंड है। और म्यूचुअल फंड के द्वारा आपके जो वेल्थ का जो बढ़ावा होता है, एप्रिसिएशन होता है, वैल्यू बढ़ती है, वो ज़्यादा होती है। क्योंकि इन्फ्लेशन को अगर आप दूसरे रूप में देखेंगे तो उसे आप कह सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय, पैसे की समय के तुलना में कैसी क्या कीमत रहती है। और बिल्कुल सही एग्जाम्पल था कि जो आज चीज़ 10 रुपये की है, आज से 3 साल बाद वो 15 रुपये की हो जाती है। एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं नर्मदापुरम से, हेमराज जी। हेमराज जी, स्वागत है कार्यक्रम में फोन करके लिए। हेलो ये हेलो क्वेश्चन है जी। कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं सर, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं।
हाँ पहला आता है रेगुलर प्लान, दूसरा आता है डायरेक्ट प्लान। तो बिल्कुल। हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए? और सर एक और मेरा क्वेश्चन था कि सर हाई हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए जिसमें जी रिस्क भी हो रिटर्न भी अच्छा मिले, उसका नाम बता दीजिए सर। जी सर, मैं बताना बिल्कुल, चाहूँगा। बिल्कुल। पंकज जो जी, इनका आपका। पहला प्रश्न था रेगुलर और डायरेक्ट के बारे में, ये म्यूचुअल फंड ने या मैं कहूँगा सेबी ने एक सुविधा दी है निवेशकों को। अगर आप खुद से सारी चीज़ें समझते हो, जैसे अभी आपने हाई रिस्क के बारे में भी पूछा, खुद से सारी चीज़ रिस्क समझते हो, खुद से आप समझते हो कि मेरे लिए कौन सा फंड अच्छा रहेगा, क्योंकि फंड समय समय, जैसे मैंने अभी इक्विटी और डेट की बात करी। एक्चुअली डायरेक्ट और रेगुलर ये जो फंड है ना, ये एक्चुअली एक जरिया है, दो जरिया। रास्ते हैं मैं इन्वेस्टमेंट के, 2 मिनट है बताता ना? हूँ इनको, हाँ ठीक है ना। डायरेक्ट ऐसा जरिया है कि अगर आप सारी चीजें खुद से समझते हो कि मेरे लिए कौन सा फंड अच्छा है, मेरे गोल के लिए कौन सा फंड अच्छा है, और उस टाइम टू टाइम उसको आप खुद ही वॉच कर सकते हो। आपको किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की या किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइसर की जरूरत नहीं है, और आप खुद से ही सारी चीजें समझ के करना चाहते हो, तो सेबी ने एक आपको जरिया दिया हुआ है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। उसमें कोई बीच में नहीं रहेगा, सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनी और आप रहोगे। आप ऑनलाइन जाके या ऑफलाइन जाकर भी डायरेक्ट प्लान चूज कर सकते हो। और रेगुलर प्लान के लिए आपका कोई विश्वसनीय, आपके साथ कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, या कोई फाइनेंशियल एडवाइसर होना चाहिए, या बैंकर होना चाहिए। वो आपको रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें उनकी जिम्मेदारी रहती है, और वो आपको सजेस्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं टाइम टू टाइम कि आपके गोल के हिसाब से। जैसे आपको समझ लो बच्चे की शादी के लिए 20 साल के लिए एसआईपी करनी है, तो उसके लिए जैसे आपने हाई रिस्क पूछा, तो हाई रिस्क में कौन सा मिड कैप या कौन सा स्मॉल कैप किस में जाना है, वो आपको उस हिसाब से बताएगा। और कुछ पैसा आपके लिए 1 साल के लिए, तो 1 साल का पैसा हम मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं डाल सकते, उसमें हाई रिस्क रहती है। तो ये सारी जानकारी आपको कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे से बता पाएगा, या कोई बैंकर हो जिन्होंने ARN का लाइसेंस हो जिनके पास, वो आपको बहुत सारी चीज़ें ये सारी अच्छे से बता पाएंगे। तो अगर आप खुद से कर सकते हो सारी चीज़ें मैनेज, तो आप डायरेक्ट में बिल्कुल जा सकते हैं। अदरवाइज आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएं तो वो ज़्यादा सही रहता है। आपका दूसरा प्रश्न था कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला कुछ है ना। हाई रिस्क हाई, सर रिस्क रिटर्न समय के अनुसार है सारी। म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट या शेयर बाजार जो भी है, आपको समय देना पड़ेगा। आप समय दोगे तो कोई रिस्क है ही नहीं, लेकिन अगर आप समय नहीं दोगे तो रिस्क ही रिस्क है। जैसे मैं, अगर मेरे पास कुछ चार्ट भी है लंबे समय में, अगर हम सेंसेक्स की बात करें 1979 में 100 बेसिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, राइट नाउ कुछ 65-66,000 के आसपास है। ये अगर अपन परसेंटेज की बात करें तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट 16% का ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट दिया है सेंसेक्स ने पिछले 40 वर्षों में, ठीक है ना, जो अमूमन कहीं नहीं रहता है, लेकिन ये लंबे समय में हुआ। अगर आप पिछले 1 साल 2 साल की बात करोगे तो हो सकता है नेगेटिव रिटर्न भी हो। तो आपको अगर रिस्की फंड कोई चूज कर रहे हो, आप मिड कैप स्मॉल कैप इस लेवल में जा रहे हो, तो आपको कम से कम 10 साल 12 साल 15 साल इतना समय देना पड़ेगा। भले आप SIP के रूट से जाओ या लमसम इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा अगर आपने कोई रिस्की फंड चूज किया है। और मेरा सजेशन ये रहेगा, किसी आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये सारे काम करो, क्योंकि रिस्क के साथ बहुत सारी चीजें रहती मतलब है। ये है कि निवेश किसी भी रूप में करो, लॉन्ग टर्म होराइजन आपको रख के चलना बिल्कुल, पड़ता है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं, सागर से विपिन जी। जी प्लीज। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सभी के लिए। मैं सागर से नमस्कार विपिन बात कर रहा हूँ। जी। सर मेरा सवाल ये था कि म्यूचुअल फंड के बारे में हमें लगभग कितना अध्ययन करना चाहिए और कब कब मतलब इसके बारे में जानना चाहिए। और दूसरा ये था कि म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी और उचित जानकारी के लिए, अध्ययन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहता है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। जो न्यू कमर्स हैं, जो निवेश के लिए मानसिकता बना रहे हैं, सबके लिए जानकारी है। मैं इस बात को, जो पिछला प्रश्न आया था उससे लिंक करते हुए आपको जवाब देना चाहूँगा कि बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपके पास कोई एडवाइज़र नहीं हो, जिस चीज़ को आप नहीं जानते हैं, आपको कहीं ना कहीं किसी से गाइडेंस लेना पड़ता है, और वो गाइडेंस लिया जाता है फाइनेंशियल एडवाइज़र से। आजकल जितने भी एडवाइज़र्स हैं सब ही प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं, पैनल्ड हैं, लाइसेंस्ड हैं, और इसके अलावा जिस बैंक से आप डील करते हैं उस बैंक से भी आप इस मामले में किसी भी प्रकार की सलाह ले सकते हैं। लेकिन सलाह लेने से पहले आपको अपनी ज़रूरत बताना है कि ये मुझे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। जिस हिसाब से आप अपनी ज़रूरत बताएंगे उसी हिसाब से वो आपको स्कीम बता देंगे कि कहाँ पे पैसा डालना है। अब आ जाती है हाई रिस्क और हाई गेन की बात। तो देखिए, इक्विटी फंड्स जो होते हैं बहुत ही हाईली रिस्की होते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा पंकज जी ने, ये लंबे समय तक रखिए, इसमें ग्राफ चलता रहता है ऊपर नीचे, लेकिन अंत में जब आप जाएंगे तो आपको उसमें फ़ायदा दिखाई देता है। तो मूल रूप से एक चीज़ है, किसी भी चीज़ को उसमें फ़ायदा देख के एकदम से मत कूदिए, किसी सलाहकार की मदद लीजिए और निवेश करना शुरू करिए। जी। और जो इनका सागर से जो थे अभी, उनका जो क्वेश्चन था कि स्टडी करने के लिए क्या है, तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड सही है .com करके एक वेबसाइट है, आप उस पर जाइए, वहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी आपको लगभग मिल जाएगी। और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की mfindia.com करके भी एक वेबसाइट है, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ जैसे सर ने बताया, आपके पास के किसी बैंक से भी आप जानकारी ले सकते हैं, या कोई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, वहाँ से भी आप उनके थ्रू भी सारी जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन सारी चीजें ऑनलाइन में काफ़ी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप जानकारी ले सकते हैं। जी। प्रिंट मीडिया के जरिए भी कई ऐसी पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्रों में भी कई ऐसी आर्थिक खबरें मैं होती एक चीज हैं। और जोड़ना चाहूंगा, हर म्यूचुअल फंड की ना हर महीने एक फैक्ट शीट लॉन्च होती है सारी म्यूचुअल फंड कंपनी। आज के समय में 46 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं भारत में, जिसकी हर महीने उनकी जितनी भी स्कीम्स है ना, एक फैक्ट शीट लॉन्च होती है। वो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है, ऑफलाइन भी मिलती है। तो आप ऑनलाइन वो फैक्ट शीट उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करते हो। फैक्ट शीट पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी है। उसमें उसके फंड मैनेजर के बारे में, स्कीम की पूरी डिटेल, स्कीम ने क्या क्या खरीदा हुआ है, कितनी पुरानी स्कीम में, हर चीज की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप फैक्ट शीट पढ़ने का समय है आपके पास, तो वो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके सारे म्यूचुअल फंड्स की सारी स्कीम्स की फैक्ट शीट आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड के और आपकी मेल आईडी है, तो मंथली बेसिस पे वो आपको अपडेट करते रहते हैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में और फ्यूचर आउटलुक के बारे में। पंकज जी, देखा ये जा रहा है कि इस समय हमारे देश में आर्थिक विकास की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, ग्राफ बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो देश के आर्थिक दशा और दिशा भविष्य में आने वाले क्या संकेत दे रही है? सर, मैं शेयर मार्केट के संबंध में आपसे। जी बिल्कुल, शेयर बाजार में तो सारे पूरे देश के आर्थिक विकास के ऊपर आपको बताऊंगा। अभी 2 दिन पहले ही हमारा स्वतंत्रता दिवस हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि अभी आज हम जिस रास्ते पर खड़े हैं या जहाँ पर खड़े हैं, आज हमारे देश की इकोनॉमी जो है $3 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। $3 ट्रिलियन के ऊपर इकोनॉमी है। आज हम विश्व में 5वें नंबर पर उपस्थित हैं। हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि 2025 तक हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगी। और आने वाले, और अगर यही ग्रोथ रेट रही, ग्रोथ रेट के बारे में बताऊं आपको, आज हमारा जो जीडीपी है, जिसको किसी भी देश का ग्रोथ रेट कहा जाता है, 6.5 से 7% के आसपास चल रहा है, जो विश्व में कहीं नहीं है। विश्व के जितने भी विकसित देश है, किसी का भी जीडीपी 6.5 से 7% के बीच में नहीं है, जो हमारे भारत देश का है। और यही जीडीपी रेट अगर आने वाले 8-10 साल तक चलता रहा, तो 10 साल में हम लोग 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, $10 ट्रिलियन की 2032-33 आते आते, यानी कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जब किसी भी देश, कोई भी देश ग्रोइंग कंट्री में होता है। आज से 20-25 साल पहले इसी स्थिति में चाइना था, और आज चाइना विकसित होकर दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और दूसरा, हमारे देश की, जैसे मैंने जीडीपी की बात करी, एक दूसरा मैं पेनिट्रेशन लेवल की बात करूंगा कि जो भी हमारे, आपने शेयर बाजार की बात करी, जितना भी निवेश होता है भारत में आज के समय में, अभी तक जो भी निवेश होता है, उसका जो शेयर मार्केट का हिस्सा है वो सिर्फ 4 से 4.5% है। सिर्फ 4.5% पैसा ही शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के थ्रू, डायरेक्ट इक्विटी, यूनिट लिंक प्लान सब मिलाकर 4.5% हिस्सा आता है। और आज से मैं 15-20 साल पहले की बात करूं, 2005 में जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी, 5000 के आसपास सेंसेक्स था, और ये रेशो था 2 से 2.5% पेनिट्रेशन का रेशो। ये 2.5% से 4.5% आया है। मार्केट 5000 से 65,000 आया है। आप समझो, जब ये 10%, 15%, 20% पर पेनिट्रेशन लेवल आएगा, तो हमारा बाजार कहाँ पर होगा। अभी हम लोग जो है ना, बहुत ही अच्छी, हमारा देश जो अभी भी विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। चलिए पंकज जी, लेकिन हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कॉलर से। ये अशोक जी जबलपुर से हैं। हेलो। हाँ जी सर, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ जी पक्के तौर से कि सर अधिकतर क्या हो रहा है कि आजकल लोगों ने आपके जो चलाए हुए सिक्के हैं 1 और 2 के, सर उन लोग 1 और 2 के सिक्के लेना बंद कर रहे हैं। कहते ये सारे सिक्के बंद हो चुके हैं, हम नहीं लेंगे। कहते सामान चाहिए तो 5 का लो, 10 का लो, हमारे पास नहीं है। या अगर 15 का भी सामान लो तो कहते हैं 20 का पूरा कर लो, 5 का हमारे पास नहीं है।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? जिसको ये तो गलत काम है, देखो जी उनको कोई रोकता ही नहीं ऐसे काम के लिए। अशोक जी आपके सवाल का जवाब बुधोलिया जी बेहतर तरीके से दे अशोक जी, सकते हैं। ये जो आप बात बता रहे हैं इसको मैं यूँ डिफाइन करता हूँ कि दो तरह के मार्केट होते हैं, एक बायर मार्केट होता है, एक सेलर मार्केट होता है। आज जो स्थिति जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो सेलर मार्केट की है। 2 रुपए के सिक्के कहीं बंद नहीं हुए, 1 रुपए का सिक्का कहीं बंद नहीं हुआ। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे ही देश के एक स्टेट में चवन्नियाँ भी चलती हैं और चवन्नी लोग बाग खुशी खुशी लेते हैं, किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करते। ये तो जिस हिस्से में आप रहते हैं वहाँ के लोगों ने एक निर्णय ले लिया कि साहब हम 1 रुपये 2 रुपये नहीं लेंगे, हम कहाँ रखेंगे, बैंक नहीं लेता। उनका ये कंप्लेंट होता है कि बैंक ये पैसे नहीं लेता। तो ऐसा नहीं है, बैंक भी लेता है, उसका एक समय होता है सिक्कों को लेने का, और वो सिक्कों को लेके बैंक आपके अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इस प्रकार का गलत कहता है कि मैं सिक्के नहीं लूँगा, तो वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं है सरकार के। ये सब मनगढ़ंत बात है जो उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम 1 और 2 के नहीं लेंगे। और मेरे ख्याल से इसके बारे में शिकायत भी कर सकते हैं। नहीं, वो तो खुला फोरम खुला है, आप कहीं भी शिकायत कर सकते हैं। अगर इस तरह की कहीं कंप्लेंट करना हो बुधोलिया जी, तो कहाँ की जा सकती है और किस तरह से कर सकते हैं? आप इसकी कंप्लेंट सबसे पहले तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है हमारे ज़िले का, वो कहलाता है कलेक्टर। आप आराम से कलेक्टर को कर सकते हैं, उस क्षेत्र के एडीएम को कर सकते हैं कंप्लेंट, वो बिल्कुल एक्शन लेंगे। लेकिन आपकी कंप्लेंट स्पेसिफिक होना चाहिए कि इस बाज़ार में इस व्यक्ति ने, इस नाम के व्यक्ति ने या इस दुकान ने ये सिक्के लेने से मना किया। बस वो एक अपना डमी ग्राहक भेजेंगे और उस डमी ग्राहक को मना किया जाएगा और वो वहाँ पे उसको उसकी कमी, उसकी गलती पकड़ ली जाएगी और उसको उस प्रकार से समझाइश देके छोड़ दिया जाएगा। सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन उसको समझा के छोड़ दिया जाएगा कि भाई दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी सिक्के का ना लेना, डिसऑनर करना, ये आप डिसऑनर कर रहे हैं भारत सरकार को, क्योंकि सरकार ही तो सिक्के निकालती है आरबीआई के मार्फत, मिंट के मार्फत। ठीक है, तो हम उनके दिशा निर्देशों का जब डिस्कार्ड करते हैं, उनका डिसोबे करते हैं, तो वो एक तरीके का अपराध होता है। मतलब भारतीय मुद्रा का निरादर करना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है और सम्माननीय है। और हमारे हिंदू संस्कृति में तो वैसे भी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, काफी कुछ भावनाएं जुड़ी रहती हैं। निरादर की जो बात की, तो यहाँ सबको बताना चाहूँगा कि क्लीन नोट पॉलिसी चली है जी। और उस क्लीन नोट पॉलिसी में आप पहले तो क्या था, नोट के ऊपर अगर आपको किसी का टेलीफोन नंबर लिखना है, नाम लिखना है, तो आप नोट पे ही नाम लिख लेते थे, कागज नहीं है तो। अब आप नोट के ऊपर कोई भी चीज नहीं लिख सकते हैं, पिन भी नहीं लगा सकते, पहले जिस तरह से लगाते थे। तो निरादर किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। जी पंकज जी, लौट के फिर वहीं आते हैं। देश के विकास के लिए आर्थिक योजना जिस तरह से तेजी से जा रही हैं, वो निवेशकों के लिए क्या खुशखबरी भविष्य में देंगी? खुशखबरी ये है कि आने वाले 2 दशक में, कहूँगा 10 से 20 साल भारत के लिए स्वर्णिम रहने वाले हैं। जो दिशा निर्देश आ रहे हैं चारों तरफ से, मैंने आपको वही बोला, हमारा देश अभी तक विकसित नहीं है, विकासशील है। और जब मैं पेनिट्रेशन की बात कर रहा था, अभी तक 4-4.5% पैसा ही सिर्फ किसी भी मार्फत से इक्विटी में, शेयर बाजार में आ रहा है। ये पैसा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो बाजार कहाँ पहुँचेगा, कौन सा आसमान छुएगा, ये हम अभी नहीं बता सकते। लेकिन आने वाले 10, 15, 20 साल स्वर्णिम रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लंबे समय के लिए अगर निवेश कर सकते हैं तो कीजिए। और निवेश करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उसको बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड के अंदर ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मौजूद है, बहुत प्रचलित है, कई लोगों को पता है। और उसमें हम लोगों ने कुछ थंब रूल बनाए हुए हैं कि आपकी जो भी इनकम है, जो भी मंथली इनकम है, कोई उसमें बड़ा अमाउंट या छोटे अमाउंट की बात नहीं है, उसका कम से कम आप कोशिश करें 20% की SIP चलाएं। जो भी आपकी मंथली इनकम है, मैं एग्जाम किसी की यानी कि 1000 रुपये इनकम है तो वो 200 रुपये की SIP चलाए, लाख रुपए की इनकम है तो वो 20,000 रुपये की SIP चलाए, और वो लंबे समय के लिए, 15 से 20 साल के लिए। तो आपके जितने भी फ्यूचर गोल हैं, आपके बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, आपकी रिटायरमेंट, हर चीज़ आप उस चीज़ से फुलफिल कर सकते हो। लंबे समय में रिटर्न्स अच्छे बनने वाले हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, हमारा देश पूरा सही दिशा में जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है। अभी जो पिछले समय में हमारी सरकार ने योजनाएं चलाई, जनधन योजना और आधार से हर चीज़ को लिंक करके, और जो उसके बाद जो GST आया, उसके बाद ना मैं एक कहूँगा हमारी इकोनॉमी को एक नई दिशा मिली है। और ये दिशा अभी मिली, यानी अभी ये देश बढ़ना चालू हुआ है। तो आने वाले 15-20 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत अच्छे मैं कहूँगा रिटर्न्स बनने वाले हैं। तो आप SIP के मार्फत या लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू
अपना पैसा इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इक्विटी में डालिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी में डालिए और लंबे समय के लिए, और किसी एडवाइसर की सहायता से डालिए, किसी की एडवाइस लेकर डालिए। अपने से कुछ भी या कोई भी आजकल यानी कि सोशल मीडिया पर ना बहुत सारे फेक तरीके के वो भी चलते हैं, रूल्स चलते, तो किसी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं कीजिए। हर चीज़ का ऑथेंटिक देखिए और उसके बाद आप वो कीजिए, आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। पंकज जी की बात को अगर छोटे शब्दों में कहा जाए, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होने के लिए बैंकों का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और बैंकों के स्ट्रांग रहने से, और बैंकों के स्ट्रांग रहने के लिए उसके जो रेगुलेटर्स और सुपरवाइज़र हैं, जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर और सुपरवाइज़र है, जिन्होंने बैंकों को खुली छूट नहीं दी है, उन्होंने कहा कि आपको इस दायरे में काम करना है और देश की उन्नति के लिए सहायक बनना है। तो कोई भी देश हो, हमारा देश हो, सभी देश इसमें उन्नति करते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा देश, हमारी बैंकिंग व्यवस्था बुदोलिया इस जी, वक्त एक अच्छी कॉलर है। हमसे जुड़ हाँ, चुके बिल्कुल, हैं, बुलाइए लखन जी उनको, हैं अच्छी बात है। आष्टा से। जी जी लखन जी, हेलो हेलो जी, नमस्ते सर। सवाल कीजिए। नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि जी। जैसे कि कोई सरकारी योजनाएं आती है, हाँ जैसे बैंक कहती है, मान लीजिए भैंस के ऊपर आया, गाय के ऊपर आया, लोचता है सर, तो बैंक के देने से मना कर देती कि हमारी बैंक में नहीं हो पाएगा। इसके बारे में देखिए भाई जी साहब, जी जो सरकारी योजनाएं हैं, जब सरकारी योजनाओं को डिक्लेरेशन होता है, घोषणा की जाती है, उनकी गाइडलाइन बनाते हैं और बैंकों को उसके कोटे दिए जाते हैं कि आपको इतने लगभग मिनिमम इतने फाइनेंस करना पड़ेंगे। और अगर वो फाइनेंस कम करते हैं तो समय समय पर मीटिंग होती है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मीटिंग होती है, जिसमें ये इस चीज़ का रिव्यू करते हैं कि आपने इस योजना के अंदर लोगों को, लाभार्थियों को पैसा दिया कि नहीं दिया। अब आती है बात जो आपने नाम लिया, भैंस और गाय। भैंस और गायों के लिए एक एज सच कोई भी स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम दूसरी चीज़ों के लिए है, और उसके लिए आप जब बैंक में जाएंगे कभी भी मना नहीं किया जाएगा। अगर मना करते हैं, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी संबंधित सरकारी कार्यालय के द्वारा, और अगर वो रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करने का कारण होना चाहिए, और वो कारण पूछने का अधिकार है उस कार्यालय को कि भाई क्या कारण है जो आपने इनको नहीं दिया है। अगर संतुष्ट हैं तो आप ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं है तो आप आगे कंप्लेंट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, पूरी छूट है आपको अपनी बात आगे कहने का। जी, प्रश्न करने के लिए लखन जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, योजनाओं के बारे में आप बता रहे थे, तो इस समय मार्केट की भी आपने ग्रोथ बताई। करंट सिनेरियो हमारे शेयर मार्केट का इस समय क्या है? सर, करंट सिनेरियो में वही बोल रहा हूँ, लंबे समय के लिए बहुत अच्छा है। जी। लंबे समय के लिए शेयर बाजार कभी ना पहले खराब था, ना कभी आने वाले समय में खराब रहेगा। बस लोगों को अपना पेनिट्रेशन लेवल संभालना पड़ेगा। आप लोगों को अपना भावनाओं को नियंत्रित करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी भी आपने अगर किसी स्कीम में 5 साल 10 साल का सोचकर अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए या अपनी रिटायरमेंट के लिए कोई प्लान सोचकर, तो हो सकता है कभी किसी 1-2 साल में बाजार नहीं चले, आपके रिटर्न कम आए या नहीं आए, तो आपको विचलित नहीं होना है। उस समय में आपको लंबे समय, आपको जो समय सीमा है उसको पूर्ण करने दीजिए। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, लंबे समय के लिए 5 साल का कम से कम समय है जो आप किसी भी इक्विटी मार्केट को देंगे अगर, तो लंबे समय में आपके अच्छे रिटर्न बनेंगे। भले वो कोई अच्छी म्यूचुअल फंड की स्कीम हो या कोई आपने अच्छा स्टॉक किसी के सजेशन से लिया है, तो आपको लंबे समय में ही रिटर्न बनेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए शेयर बाजार नहीं है। अगर आपको 1-2 साल के लिए पैसा लगाना है तो हम मना कर देते हैं, आप स्टॉक मार्केट में या किसी भी इक्विटी स्कीम में पैसा न लगाएं। लेकिन लंबे समय के लिए आपका स्वागत है, आप हमेशा पैसे लगाइए, इक्विटी स्कीम में पैसे लगाइए, SIP के थ्रू पैसे लगाइए, अच्छा पैसा बनेगा लंबे समय में। ये मैं चीज़ बार बार बोल रहा हूँ। तो अभी आने वाले 10-20 साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं, तो आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। जी, ये जो स्टॉक मार्केट का जो बात की, बिल्कुल सही कहा पंकज जी ने। इस मोटा मोटा इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। स्टॉक मार्केट एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके कारण भी इनका इसके ऊपर असर आता है। दूसरे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं कि हमेशा सोच समझ के करें, दिल से नहीं दिमाग से काम करें, जो इन्होंने कहा है,
बिल्कुल सही कहा है। ये अगर चीज़ें हैं, जिस प्रकार से अधिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट हो या रिटेलर्स का हो, रिटेलर्स का जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है या उससे विड्रॉ करते हैं, स्टॉक मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन जब भी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर रहता है और अपना पैसा विड्रॉ करता है, तो मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। इसलिए आपको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है। अगर आप अपडेट नहीं रख सकते हैं तो किसी न किसी सलाहकार के संपर्क में सदा बने रहिए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो सके और आपका जो धन है, जो मूल धन है, उसका इजाफा ही हो, कमी ना हो। चर्चा हम जारी रखेंगे। बैंक, बचत और बाजार के बारे में आज हम हमारे विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। फ़ोन नंबर से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 26600049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है और भोपाल का STD कोड है 0755। टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। बुदोलिया जी, हम बात कर रहे हैं बैंक, बचत और बाजार पर। एक ज़माना, जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था, कि बचत का एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म था बैंक, अभी भी है, लेकिन उस समय कोई दूसरे विकल्प नहीं होते थे। आज बचत के और भी विकल्प हैं, लेकिन बैंक अब बचत के साथ साथ निवेश के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं ग्राहकों को। कई बैंक में निवेश म्यूचुअल फंड्स के भी होते हैं, गोल्ड के बॉन्ड भी वहाँ से बेचे जाते हैं, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं, जनहितैषी योजनाएं हैं जो बैंक के माध्यम से संचालित हो रही हैं। वो योजनाएं किस तरह की हैं और बैंक निवेश के लिए किस तरह से तैयार हैं? देखिए, बैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ A to Z आपको निवेश के संबंध में सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, जानकारी प्राप्त हो सकती है। आपने कहा कि पहले केवल बैंक ही एक ऐसी स्थान था जहाँ पे निवेश होते थे। थोड़ा सा इसको मैं बचत होती थी, बचत होती थी, निवेश अब होने लगे हैं हाँ, वहाँ। बचत होगी तभी निवेश होगा, है ना? बिल्कुल। बचत होगी तभी निवेश होगा। तो उस बचत की जो बात कर रहे हैं, उस वक्त ये स्थिति थी कि हमारे पास में हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, स्टॉक मार्केट हमारा बहुत ही रोबस्ट नहीं था, स्ट्रांग नहीं था, जैसा इन्होंने पंकज जी ने थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन उस वक्त कुछ दूसरी ऐसे एवेन्यूज थे जहाँ पे निवेश किया जाता था। वो थे गोल्ड, वो था रियल एस्टेट मार्केट में और गोल्ड में पहले बहुत निवेश होता था और उस निवेश का लोगों ने आगे फायदा भी उठाया। अब जब आज की स्थिति से हम तुलना करते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे हम निवेश कर सकते हैं और बैंक के थ्रू स्टॉक मार्केट वगैरह की बात हो चुकी है, म्यूचुअल फंड की बात हो गई है, फिक्स डिपॉजिट्स की बात हो गई है। अब जो नई स्कीम्स जैसे आई हैं जो हमारी सोशल बेनिफिट की हैं, उनमें से एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना हमारी गर्ल चाइल्ड को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की है, 18 वर्ष तक रहती है और इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। जो हमारे पंकज जी को अगर जानकारी हो तो जरूर मेरे साथ कहेंगे। तो वो एक ऐसी स्कीम है जिससे फायदा हो सकता है। इसके अलावा जो बैंक के मार्फत इस निवेश करने की या बचत करने की है, देखिए, एक तो खर्चा करिए, पहले पैसे बचाइए, निवेश करिए, फिर खर्चा करिए। अब थोड़ा ट्रेंड रिवर्स भी हो गया है, पहले खर्चा कर लीजिए, बाद में बचाइए। वो कैसे? अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं अपने आपातकालीन खर्चों के लिए, तो जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसका प्रीमियम पे करते हैं और प्रीमियम पे करने के बाद, वैसे तो ईश्वर से सदैव प्रार्थना है कि कभी भी कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े, परंतु ऐसी स्थिति आती है तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर उनको पूरे पैसे प्राप्त हो जाते हैं और इस हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया है उस पर टैक्स का रिबेट मिलता है, इनकम टैक्स रिबेट मिलता है। और तब ये समझ लीजिए कि जो रिबेट मिला है इनकम टैक्स का, वो आपके धन का जो या निवेश किया है उसका एप्रिसिएशन है, उसकी बढ़ोतरी है। इसी प्रकार आप निवेश कर सकते हैं हाउसिंग लोन के द्वारा। आप जब एक संपत्ति खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, मकान की किस्त देते हैं और किस्त चुकाने के बाद उसके ब्याज के ऊपर छूट मिलती है इनकम टैक्स की, उसकी किस्तों पे छूट मिलती है। और जब आज 10-15 साल बाद जब ऐसी स्थिति आती है कि आपको वो मकान बेचना पड़ रहा है मजबूरी में या किसी भी कारण से, तो जो मकान आपने आज 5 लाख में लिया था, 15 साल बाद वो आपको 50 लाख रुपए दे के जाता है। और जो बात कही थी इन्होंने, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं हिंदी में, उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो ये जो चीजें हैं आगे फायदा दे जाती है। जी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, अमित खन्ना जी भोपाल से। जी अमित जी, नमस्कार जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, सवाल कीजिए। जी सर, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मान लीजिए मैंने अपना बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया किसी दूसरे शहर में जी, और
पिछले बैंक का जो IFSC कोड है वो मेरे चेकबुक पर अंकित है। और अभी मैं वर्तमान में जहाँ मैंने ट्रांसफर किया अपने अकाउंट और वहां से किसी को चेक देता हूँ, तो क्या वो गलत होगा, नियम विरुद्ध होगा ये? IFSC कोड जो आपको एक बार जो जिस ब्रांच में भी आप अकाउंट खोलते हैं ओरिजिनली, उसका जो IFSC कोड है या जो ब्रांच का कोड है वो एक तरीके से आपका परमानेंट कोड हो जाता है। तो कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, अकाउंट नंबर आपका बिल्कुल चेंज नहीं होगा, नहीं, वही अकाउंट अकाउंट नंबर इनका सवाल ये है, जहाँ तक मैं समझा हूँ कि मान लीजिए चेकबुक है किसी ब्रांच की, अब इन्होंने उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में अपना अकाउंट ट्रांसफर किया हुआ है, तो उस चेकबुक पे दूसरे बैंक के ट्रांजैक्शन ये कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप वो चेक प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल चेक ट्रंकेशन की फैसिलिटी है, फिजिकल चेक्स नहीं जाते हैं, सेंट्रलाइज लेवल पे पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है। जब अकाउंट नंबर डाला जाता है तो अकाउंट नंबर से मालूम पड़ जाता है कि किस ब्रांच में ये अकाउंट शिफ्ट हुआ है, और ये इस चेकबुक को इस अकाउंट में पहले इशू किया गया है, और इशू करने के साथ साथ ये भी देखा गया है कि इसमें पूर्व में चेक इशू किए गए थे, तो कंफर्म हो जाता है और वो ऑनर कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो पंकज जी, आप अभी बात कर रहे थे मार्केट के बारे में, किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। अगर हम मार्केट की बात करें तो निवेशकों के पक्ष में ऐसे क्या क्या आप टिप्स देना चाहेंगे कि अपने इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन वो करें? ये कहा भी जाता है कि डाइवर्सिफाइड करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और दूसरा ये है कि जैसा कि सूत्र है कि इन्फ्लेशन को बीट करे, वही आपका निवेश की सार्थकता है, वही सफल निवेश है। जी बिल्कुल। क्या टिप्स बताना चाहेंगे कि बस जो चीज़ आपने डाइवर्सिफिकेशन की बोली बहुत सही है। वो शुरू से बोलते हैं कि सारे अंडे एक ही बाल्टी में नहीं रखने चाहिए, हाँ। है ना। तो कभी भी किसी में अगर कुछ दिक्कत आई तो आप अपने निवेश को अलग अलग जगह, जैसे साहब ने बात करी बैंक FD है, शॉर्ट टर्म के लिए आप बैंक FD रखिए, इमरजेंसी फंड के लिए कुछ पैसा आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, या म्यूचुअल फंड में आपको एक लिक्विड फंड की सुविधा देते हैं जिसमें आप सेम डे ट्रांजेक्शन करके रिडेम्पशन ले सकते हैं, कोई एंट्री एग्जिट चार्ज नहीं रहता है। इमरजेंसी फंड के लिए ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं लोगों को, जनरली आप अपनी 6 महीने की सैलरी इमरजेंसी फंड एक बना के रखिए। कभी भी कोई आपको अनहोनी होती है या इमरजेंसी आती है तो आपको वो पैसा काम आ पाए, ठीक है ना, जो आपको एक ही दिन में एक रात में मिल जाए पैसा, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए, जो शॉर्ट टर्म का पैसा आप बैंक FD या डेट म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, जो पैसा आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आप कभी भी यूज़ हो सकता है आपको, या शॉर्ट टर्म का कोई आपका ऐसा कोई गोल हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा मीडियम टर्म में आ जाइए, 4-5 साल के लिए, 6 साल के लिए, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आप या तो लंबे समय की FD भी ले सकते हैं, या नहीं तो हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में फंड आते हैं जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सअप होता है। ये कैटेगरी आज के समय में बहुत ज़्यादा चली है हाइब्रिड में, जिसमें 50-60% इक्विटी, 40-50% डेट, इसमें टैक्स रेट भी अलग अलग होता है, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये हाइब्रिड एक सेफेस्ट भी है और अच्छा निवेश भी माना गया, लेकिन इसका भी जो टेन्यूअर है कम से कम 4-5 साल का, 4-5 साल से, क्योंकि जहां पर भी इक्विटी शब्द यूज हुआ, शेयर बाजार 1% भी आ गया तो आपको 4-5 साल के लिए कम से कम जाना है, क्योंकि इससे कम के लिए इक्विटी बाजार नहीं है ये। यानी कि आपको सुरक्षा को देखते हुए कुछ पैसा आप हाइब्रिड फंड में रख सकते हैं, 4-5 साल का व्यू हो आपका कम से कम, उससे ज़्यादा के लिए रखें तो भी अच्छा है। या कई हमारे सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं जिनकी सारी ज़िंदगी भर की पूंजी रहती है, रिटायरमेंट की पूंजी रहती है, और वो उसको ज़्यादा रिस्क में नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को भी बीट करना है। अब मैं दूसरी एक बात करूंगा, जैसे समझ लो कोई सिर्फ FD करता है या इस तरह से डेट फंड में पैसा लगता है, तो वो जनरली इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं। 6-7% का अगर रिटर्न आता है तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं होता, उसके ऊपर टैक्स का रेट भी बहुत बड़ा होता है। तो अगर इस तरह के हाइब्रिड फंड में, ये प्रॉपर मैं सीनियर सिटीजन के लिए बोल रहा हूँ, अगर हाइब्रिड फंड में कोई सीनियर सिटीजन या कोई भी अपना किसी का कुछ बड़ा अमाउंट भी है हाइब्रिड फंड में रखते हैं और लंबे समय के लिए 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए रखते हैं, तो एक इन्फ्लेशन को बीट करके एक हैंडसम रिटर्न और टैक्स की भी उसमें बहुत बड़ी बचत है, आपको मिल जाता है। टैक्स के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा, जैसे पंकज जी, हम एक कॉलर से बात कर लेते हैं, आपकी बात जारी रखेंगे। बने सिंह जी हैं ब्यावरा से। प्लीज। हेलो जी, सवाल कीजिए। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है हम तक, आप सवाल कर सकते हैं बने सिंह जी। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, मैं ब्यावरा से बोल रहा हूँ, ग्राम जी तलावली से। जी 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 सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने 2015 में चिटफंड कंपनी साई प्रसाद में पैसा लगाया था, तो सर वो पैसा वापस नहीं मिल रहा, जैसे साई प्रसाद ने घोषणा करी है हम
सभी के पैसे लौट आएंगे? मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि हमारा आज का जो विषय है, जो विशेषज्ञ हैं वो बैंक, बचत और बाजार से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हैं, और व्यक्तिगत किसी भी कंपनी के बारे में हम यहाँ से कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। फिर भी हम अपने विशेषज्ञों से निवेदन करते हैं कि संकेतात्मक रूप में आपकी सवाल का जवाब दे दें। बने सिंह जी, आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं डायरेक्टली नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने जो सही कहा किसी के बारे में स्पेसिफिक बात नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये आश्वासन दे, ये अश्योरेंस दे, ये वादा करे, ये प्रॉमिस करे कि हम आपको मार्केट रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न देंगे, अगर मार्केट आपको 10% दे रहा है और अगर वो कह रहा है कि हम 14% देंगे, तो समझ लीजिए कि वो आपको अपने जाल में फंसा रहा है। और इन तरह की जो स्कीम्स हैं इनको पॉन्जी स्कीम्स कहा जाता है। पॉन्जी नाम के एक सज्जन थे विदेश में, जिन्होंने विदेश में भी इस तरह के काम किए थे और उन्हीं के नाम पे ये स्कीम चली है। तो कृपा करके भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्कीम हो, स्वयं को दूर रखिए, अपने रिश्तेदारों को दूर रखिए, अपने दोस्तों को दूर रखिए। बैंक आपके पास उपलब्ध हैं, बैंकों के पास जाइए या कोई अच्छे सलाहकार हैं उनके पास जाइए, वो आपको गाइड करेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है। जी, और वैसे ही बने सिंह जी, इन सब इस तरह के जो व्यवहार हुए हैं चिटफंड के क्षेत्र में, उनके लिए सेबी बहुत मुस्तैद है। आप जाकर सेबी में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। पंकज जी, सेबी की भूमिका म्यूचुअल फंड के लिए भी महत्वपूर्ण है। म्यूचुअल फंड के लिए बेवकूफ़ महत्वपूर्ण है, और इन्होंने जो बताया चिट फंड और इन सब चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं सबसे पहले बोलूँगा, इस तरह का कुछ भी फ्रॉड होता है ना, तो उसमें गलती पैसे देने वाले की है, यानी हम लोगों की गलती है। मैं आपको एक छोटा सा कुछ एग्जाम में अपने क्लाइंट्स को ही बोलता हूँ कि हम लोग कुछ फल सब्जी भी खरीदते हैं ना, आलू सेब भी खरीदते हैं, तो उसको देखकर खरीदते हैं कि कहीं से कुछ खराब तो नहीं है। कुछ 10-20 रुपए की चीज़ भी खरीदते हैं, उसको देख के खरीदते हैं। तो आप किसी को अपने लाखों रुपए ऐसे ही कैसे दे सकते हो? आपके पास कोई भी चिटफंड कंपनी हो या इस तरह का कोई भी कंपनी हो जो आपसे, जैसे इन्होंने बोला कि बाजार से ज़्यादा रिटर्न और गारंटेड रिटर्न की जहाँ पर बात हो रही हो, ठीक है ना, तो गारंटेड रिटर्न को उसको पढ़िए, समझिए अच्छी तरह से। अगर आपको उस चीज़ की समझ नहीं है तो किसी एक्सपर्ट से उसका राय लीजिए, क्योंकि आजकल हर चीज़ की केवाईसी होती है। आप कुछ, जैसे आप म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाते हो या बैंक में एफडी भी करते हो, तो आपकी केवाईसी होती है। बैंक भी आपसे कैश ट्रांजेक्शन बड़ा अमाउंट नहीं लेता है, और म्यूचुअल फंड के अंदर तो 1 रुपया भी आप कैश के रूप में जमा कर ही नहीं सकते हो। बिल्कुल जो स्कीम होगी उस स्कीम के नाम से चेक बनेगा या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर होगा, और वो सीधा सीधा उस स्कीम के खाते में जाएगा और आपकी केवाईसी होगी। भले आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या किसी एडवाइजर के थ्रू रहोगे, लेकिन आप डायरेक्ट संपर्क में म्यूचुअल फंड कंपनी से रहोगे। और सारी म्यूचुअल फंड कंपनियों के ऊपर सेबी है, सारी बैंक्स के ऊपर जैसे आरबीआई है। तो इस तरह से ये जो हमारे रेगुलेटर है ना, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह का कोई भी आपसे, जैसे साहब ने बोला कि कोई भी ज़्यादा रिटर्न का दावा करता है, तो वहाँ पर अभी सिर्फ जिन्होंने इनका नाम लिया ये कंपनी नहीं, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन पैसा डूब चुका है, लेकिन अब उसका क्या होगा वो भी हम नहीं जानते। लेकिन आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल, बीच में एक दौर आया था जब इस तरह की कंपनियां काफ़ी सक्रिय हो गई थी, पर अब लगाम लग चुकी है उन पर। बुदौलिया जी, आर्थिक व्यवहार की जहाँ भी बात होती है, काफ़ी सावधानी और सतर्कता की ज़रूरत होती है। उसी तरह निवेश के लिए भी ये नियम लागू होता है कि किसी के बातों में आकर, किसी के उकसाने पर या किसी प्रलोभन लालच के वशीभूत होकर निवेश नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन के ज़माने में कितनी क्या सावधानी और सतर्कता एक ग्राहक को बरतना चाहिए? आपके प्रश्न को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ, एक निवेश और एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। निवेश अगर एक जनरल रूल है, जो प्रिंसिपल है, पहले तो ये था कि आप 50% खर्च करिए, 15 अपने आकस्मिक खर्चों के लिए रखिए, मतलब मिड टर्म के लिए, और 5 अपने आकस्मिक खर्चों के लिए। 20% हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दान धर्म और इसमें लगाइए। अब समय बदल गया है, समय के साथ ये हो गया कि 50 आप खर्च करिए, जो 30% है वो आपके मिड टर्म जो प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसमें खर्च करिए, और बचा हुआ 20% अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में करिए। लेकिन फिर समय बदल गया और समय ये हो गया है कि 70% तो हमारा रेगुलर खर्चों में खर्च हो रहा है, जा रहा है पैसा, बचा हुआ 20% हम लोन चुकाने में खर्च कर रहे हैं, और बचा हुआ जो 10% है हम अपने फन के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, सिनेमा जाने के लिए, पिकनिक जाने के लिए खर्च कर रहे हैं, और बचत के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है मूल रूप से। अब
आती है फाइनेंशियल इसके क्या कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात जो आपने कही। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एक ऐसा शब्द है जो आपको स्पीड के साथ तुरंत पैसा तो यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, लेकिन जितनी ज़्यादा स्पीड है उतनी ज़्यादा रिस्क है। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं 200 की स्पीड में, समझ कर लीजिए कि आपको एक्सीडेंट होने की संभावना, प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ठीक इसी प्रकार जब अपने फंड्स का अंतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है ऑनलाइन के द्वारा, तब आप एक्सपोज्ड रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हैकर्स जो कहलाते हैं, जो कंप्यूटर के हैकर्स हैं, वो कहीं से भी इस चीज़ को हैक कर लेते हैं और फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं। तो मूल रूप से ज़रूरत ये है कि अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो अपना पासवर्ड किसी को ना दें, OTP किसी को ना दें, और कभी भी किसी प्रकार की कोई अनयूजुअल चीज़ देखें तो तुरंत ही उस चीज़ को रिपोर्ट करें कंसर्न अथॉरिटीज़ को, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रह सके। बिल्कुल। तो दर्शकों, कुल मिलाकर यही सार संक्षेप है कि आर्थिक व्यवहार जब भी करें, जहां भी करें, जैसे भी करें, सावधानी सतर्कता के साथ करें, आत्मविश्वास के साथ करें और काफ़ी सूझबूझ के साथ, सोच समझकर निर्णय लें। निवेश का निर्णय भी लेते हैं तो काफ़ी विचार विमर्श और विश्लेषण के बाद ही लें। आप दोनों विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आए, एक सारगर्भित जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।